कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आइए, क्लास 10th के लिए जो रसायन शास्त्र हम लोग पढ़ रहे थे, पहले अध्याय का शुरुआत किए थे हम लोग, उसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। आखिर रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है? आप तो जानते हैं कि अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं अभिकारक होता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने जो नए पदार्थ होते हैं वो प्रतिफल होते हैं। तो मैं बता दूं कि अभिकारक और प्रतिफल के बारे में आप जानते हैं। तो अभिकारक को आप क्या समझे? कोई भी तत्व हो सकता है, कोई भी यौगिक हो सकता है, और अभिक्रिया की अभिक्रिया करके नए प्रकार के तत्व यौगिक का निर्माण किया। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि परिवर्तित हुआ कैसे। तो सबसे पहले बिंदु पे ध्यान देंगे कि किसी भी अभिक्रिया में, चाहे तो आप लिख सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के अणु टूट जाते हैं। एरो के चिन्ह के पहले वाला अभिकारक है, और ये जो अभिकारक है इसके अणु टूट जाते हैं। और अभिकारक के अणु जब टूटेंगे तो टूट कर ये क्या बनाता है? परमाणु बनाता है। अभिकारक के अणु क्या होता है? टूट जाता है, और टूट करके क्या चीज़ का निर्माण करता है? परमाणु का निर्माण करता है। और पुनः यही परमाणु संगठित हो जाते हैं। मतलब यही परमाणु क्या होते हैं? संगठित हो जाते हैं और फिर अणु का निर्माण करते हैं। तो जो यह अणु होता है वह किसका होता है? तो प्रतिफल का अणु होता है। क्लियर? पहले टॉपिक में आपने क्या देखा कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के जो अणु है वह टूट करके परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं, और पुनः यही परमाणु संगठित होकर अणु का निर्माण करता है। दूसरे टॉपिक में आप ध्यान देंगे कि पहले अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु बनाते हैं। अभिकारक है और इसके क्या हुए? अणु जो है टूटे, और अणु टूटकर क्या चीज़ का निर्माण किए? परमाणु का निर्माण किए। और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन, चूंकि हमने क्या बताया कि परमाणु जो है अणु बनता है, और अणु जो है वो प्रतिफल का अणु होता है। तो मान लीजिए कि परमाणु एक दूसरे से जुड़ेगा ना जी, तो एक दूसरे से जुड़ेगा तो इसके लिए एक स्पेशल बंधन की आवश्यकता होती है ना। तो बीच में क्या होता है? इसके एक नए बंधन बनते हैं जिससे प्रतिफल के अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। कहीं भी क्वेश्चन पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि बताएं, तो आप इससे लिख सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं, और पुनः यही परमाणु संगठित होकर के अणु का निर्माण करते हैं। जो अणु होता है वो प्रतिफल का अणु होता है। ठीक है, फिर लिखेंगे आप कि पहले अभिकारक के अणु टूट करके परमाणु बनाते हैं, और जिसके बंधन टूटते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच एक नए बंधन बनते हैं। चूँकि यहाँ अणु था और अणु टूट करके क्या बनाया? परमाणु बनाया। तो अणु किसी ना किसी बंधन से बंधा हुआ था ना। तो जब परमाणु में ये परिवर्तित हो रहा है, यानी कि इसके बंधन क्या हो रहा है? टूट रहे हैं, और फिर यही यहाँ पे एक नए बंधन का निर्माण हो रहा है। इस बंधन के फलस्वरूप क्या चीज़ बन जा रहा है? अणु बन जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। इसमें क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे विशेषताएं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी विशेषताएं हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसके फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे कहा जाए कि दानेदार जस्ता है, उस दानेदार जस्तों की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। दानेदार जस्ता, ये जस्ता यानी कि क्या चीज़ हुआ जी? जड़न हुआ, और इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? एक गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पे जिंक क्लोराइड बन जाएगा या जिंक सल्फेट बन जाएगा। मतलब जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं तो जिंक क्लोरीन से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। और यहाँ ये जिंक है वो SO4 से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो मैंने पहली बार में क्या बताया कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ क्या दिखा कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, अर्थात यहाँ गैस की उत्पत्ति हो रही है। 2 नंबर में देखेंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। सबसे पहले जान लेंगे कि अवक्षेप है क्या। तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक होता है। जैसे मान लीजिए कि पहले से कोई विलयन रखा हुआ है ना, और विलयन की अभिक्रिया किसी अन्य पदार्थों के साथ हम कराते हैं। तो
तो कढ़ाते हैं तो देखते हैं कि विलयन जो है अलग हो जाता है और उसमें से एक विशेष प्रकार का ठोस पदार्थ का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जो ठोस पदार्थ का निर्माण हो रहा है वही अवक्षेप कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। और उदाहरण हम यहाँ ले लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। दूसरी बात, दूध देखें, दूध में जब हम नमक डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, कोई भी अम्ल डाल देते हैं तो दूध कहते हैं कि फट गया। तो दूध फट गया तो पानी वाला भाग अलग हो जाता है, उसका जो ठोस वाला भाग है वो अलग हो जाता है। ऐसा होता है, छान कर अलग करके हम फिर उसे सुखा देते हैं या थोड़ा सा किसी बीकर किसी बर्तन में रख करके गर्म कर देते हैं तो वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। जो ठोस पदार्थ बनता है वो क्या हो जाता है, अवक्षेप हो जाता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट तीसरा है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है और उसके बैंगनी रंग में हम हल्का हल्का नींबू का रस जब निचोड़ेंगे तो बैंगनी रंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। दूसरी बात, इस उदाहरण को क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है। कैसे कहेगा कि क्या होता है जब पोटेशियम परमैंगनेट के में, चूँकि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग तो बैंगनी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, वो बताएगा नहीं। तो क्या होता है जब पोटेशियम परमैंगनेट में हल्का हल्का नींबू के रस को निचोड़ेंगे तो आप क्या बताएंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट का मूल रंग जो होता है अर्थात बैंगनी रंग जो होता है वो गायब हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर उसका नारंगी रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो उसका अम्लीय विलयन जो होता है वो नारंगी रंग का होता है। और जब उसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करना शुरू कर देते हैं तो वो नारंगी रंग गायब हो जाता है और वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे रंग में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात कहेंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप रंग में भी परिवर्तन होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट को। देखते हैं, इसमें दिया है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में के ताप में भी परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसके ताप में भी परिवर्तन होता है। जैसे कली चूना, उसके ढेले पर क्या करेंगे, थोड़ा सा जल गिराएंगे। आप देखे होंगे कि घर की जब पुताई की जाती है, चूना से रंगाई की जाती है, तो पहले चूना को क्या करते हैं, एक नाद में, है ना, या किसी ऐसे ही दूसरे पदार्थ में पानी रख करके उसमें चूने को डाल देते हैं फूलने के लिए। सीमेंटेड नाद में ज़्यादा बेटर होता है ताकि वो फिर किसी दूसरे से रिएक्शन नहीं करता। उसको हम लोग लोहे, एल्युमिनियम, प्लास्टिक वगैरह में नहीं रख सकते हैं। अब वहाँ जब डालते हैं तो देखते हैं कि पानी जो है उबलने लगा। उबलने लगा मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा की उत्पत्ति होने लगी। ठीक है, तो कहते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के ताप में भी परिवर्तन होता है। जैसे कली चूना में के ढेले पर हम पानी डालते हैं तो पानी जो है वो अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, जिससे अभिक्रिया का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि जब ताप बढ़े तो क्या मानेंगे आप, ऊष्माक्षेपी। क्लियर। और जब ताप घटे तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी। ठीक है, तब उसे क्या कहेंगे जी, ऊष्माशोषी। ध्यान रहे, ये तो उदाहरण आपने देख लिया। अब इसके उदाहरण को देखना है तब क्या करेंगे कि एक गिलास पानी लीजिए, उसमें ग्लूकोन डाल दीजिए। पानी के टेम्परेचर पहले देखेंगे और बाद में ग्लूकोन डालेंगे, उसके बाद के टेम्परेचर को देखेंगे तो दोनों में काफ़ी अधिक परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट दिया है, यानी कि अंतिम गुण है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। मोमबत्ती है, उसको जब हम जलाते हैं तो कुछ भाग पिघल करके क्या होता है, नीचे गिर जाता है, और कुछ भाग जो है वाष्प में परिवर्तित होकर के जलता है। कुछ भाग नीचे गिरने मतलब समझ रहे हैं ना, मोमबत्ती है, कैंडल को, ये मान लीजिए कैंडल है, इसके बत्ती में जब जलाते हैं तो देखिएगा कि इसके नीचे से क्या होता है, पिघल करके ये गिरना शुरू हो जाता है। और कुछ भाग जब यहाँ जल रहा है तो नए गैस उत्पत्ति होता ही है, गैसों का उत्पत्ति तो होता ही है। तो हम देखते हैं कि कुछ जो जल रहा है, तो मोमबत्ती पहले ठोस है और जब ये पिघलने लगा तो द्रव बन गया, और जो जल कर वाष्प बन करके ऊपर उड़ गए वो गैसीय अवस्था में हो गए। ठीक है, तो ठोस होता है कौन, मोम, और जल जो होता है वो द्रव, और जो गैस निकलता है उसको हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन होने लगा। ऐसे ढेर सारे उदाहरण है जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन देखते रहते हैं। ठीक है।